टॉपिक क्या है आज का? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार धारावाही लूप पर बल तथा बल। तो हमने क्या किया, दो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र ले लिए L, S, ठीक है। इनका काम क्या है? चुंबकीय क्षेत्र को बनाना। बाकी ये चुंबकीय ध्रुव है, एक और N रख लिया, एक और S। अब हमने क्या किया, इसके अंदर एक आयताकार धारावाही लूप लिया, ठीक है। आयताकार धारावाही लूप का मतलब एक ऐसा तार जिसमें धारा बह रही है लेकिन उसका आकार है आयताकार, ठीक है। तो आयताकार लूप जैसे कि ये आयत के रूप में हो गया, ठीक है भाई, और ये हमारा लूप बन गया। लूप का मतलब होता है बंद हो जाना। लेकिन इसमें ऐसे धारा बहेगी, ऐसे। लेकिन क्या ऐसे धारा अपने आप बह सकती है? धारा कब बहती है? जब हम बैटरी से जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो वास्तव में ये लूप ऐसा ना होकर कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा। अब इसमें तुमने यहाँ बैटरी को कनेक्ट कर दिया तो तभी तो धारा बहेगी। लेकिन इस चीज को हम दिखाएंगे नहीं, पर तुम समझ जाना अपने आप इसका मतलब क्या है, क्लियर। तो बैटरी जोड़ोगे तभी धारा बहेगी। अब अगर ये लूप मान के चलो, ये जो हमारी कॉपी है ये लूप है, ठीक है, मतलब तार है, ये वायर 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 वायर, बीच में से खाली है। अगर ये बोर्ड पर ऐसे रखा हुआ है तो तुम समझ गए ऐसे है। लेकिन अगर हमें इसे थोड़ा सा तिरछा बनाना हो ऐसे, तो कैसे दिखाओगे भाई? तिरछा बनाना है अपने को, है ना। इसके अंदर थोड़ा तिरछा बनाना है, तो जब तिरछा बनाएंगे तो कैसा बनेगा? ये कुछ इस तरीके से, ऐसे। समझ आई बात या नहीं आई? तो इसका मतलब क्या है तो ये आयताकार लूप ही, लेकिन ऐसे तिरछा, ऐसे ना रखकर, ऐसे ना रखकर, ये हमने थोड़ा ऐसे रखा। इतनी बात समझ में आ गई क्या? ओके। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ धारा आएगी, नीचे से बैटरी जोड़ोगे, ऐसे जाएगी, ऐसे 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 और ऐसे। इतनी पिक्चर क्लियर हो गई। अब इनके कुछ नाम दे देते हैं, स्मॉल ए, बी कैपिटल लूप, ए बी सी और डी। कहानी समझ में आ गई इतनी? अब जरा ध्यान से देखना और मेरी बात सुनना और समझना। अगर हम गौर से देखें तो इस लूप का भाग ए बी कह लो या भुजा ए बी कह लो या तार ए बी कह लो, जो तुम्हारी मर्जी, ये तार ए बी एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है कि नहीं? बताओ भाई। ये एक धारावाही चालक, ए बी क्या है? एक धारावाही चालक जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। और तुम जानते हो, जब कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर एक बल कार्य करता है कि नहीं? करता है। तो और उस बल की वैल्यू कितनी होती है? आई एल बी साइन थीटा, ये वैल्यू होती है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं तार ए बी पर कितना बल लग रहा है, तो तुम बोलोगे एफ ए बी, है ना, इज इक्वल टू आई, यानी कि बहने वाली धारा। मान लो धारा आई ही बह रही है सब में, एल यानी कि इसकी लंबाई। तो हमने क्या किया, इसकी लंबाई को तो एल ले लिया, फ्रेम की लंबाई को और चौड़ाई को हमने बी मान लिया आसानी के लिए, ठीक है। जो फ्रेम है, लूप है, इसकी लंबाई एल ले ली और चौड़ाई बी ले ली। तो हम जब इसकी बात करेंगे तो ये वाला हिस्सा लोगे तो लंबाई कितनी हो गई इसकी? एल। चुंबकीय क्षेत्र मान लो बी है और साइन थीटा, साइन थीटा। अब थीटा की बात कर लेते हैं। थीटा किस किस के बीच का कोण होता है? थीटा एल और बी का। तो बी होता है एन से एस की ओर, तो चुंबक एन इधर है, एस इधर है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी बच्चों? एन से एस की ओर, ये एन और ये एस। एग्री यहां तक? अब तार कैसे रखा है इसमें? तार ये ऐसे रखा है ना। तो थीटा किस किस के बीच का कोण है? एल और बी। एल की दिशा वही होती है जो धारा की दिशा होती है। तो जब धारा ऊपर की ओर जा रही है तो एल की दिशा यही हो गई, और चुंबकीय क्षेत्र एन से एस की ओर होता है तो बी की दिशा ये हो गई। तो देखा जाए यहाँ एल और बी के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। तो ये हो गया साइन 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आई क्या? तो तार ए बी पर लगने वाला बल हो गया आई एल बी। अब हम इसकी दिशा देखना चाहेंगे। बल तो लग रहा है लेकिन बल किस दिशा में लग रहा है, तो उसका कैसे पता लगाते हैं?
बी आई एफ से सीधा आप लेते हैं उल्टा कर लिया ऐसे, तो ये होता है बी, बी होता है ना ये, तो बी किस दिशा में, एन से एस की ओर, तो मैंने एन से एस की ओर कर लिया। करंट किधर फ्लो हो रहा है, ऊपर की ओर, ये करंट को बताया करता है, तो मैंने ऊपर की ओर कर लिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इस तार पर लगने वाला बल कागज के तल के लंबवत, वो भी अंदर की ओर। ठीक है, तो ये तो आ गया, इसका परिमाण और दिशा क्या है, कागज के तल के लंबवत आया ना, और वो भी अंदर की ओर। इतनी बात समझ में आई क्या, बोलो, है ना, कागज के तल के लंबवत, वो भी अंदर की ओर। डन। अब ऐसे ही अगर हम बात करें BC पर कितना बल लग रहा है, तार BC पर, तो तार BC पर कितना हो जाएगा, बताओ। फॉर्मूला ILB sin थीटा होता है, तो बहने वाली धारा इसमें भी I ही है, L होता है उसकी लंबाई, इसकी लंबाई हम B ले रहे हैं, B चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और sin थीटा, थीटा होता है L और B के बीच का कोण। तो देखो B, ये उंगली हो गई B। अब जो तुम्हारी I है वो ऐसे जा रही है, तो तुमने इसको ऐसे किया हल्का सा, तो बल की दिशा, अब देखो कोण कुछ भी हो, लेकिन बल की दिशा कैसे देख रहे हो तुम, कैसे है, ऐसे हो गई ना, समझ पा रहे हो नहीं, बोलो। B तो फिक्स हो गया, I ऐसे जा रही है, देखो ऊपर की ओर यूं, B ऐसे, I ऐसे, तो ये ऐसे हो गया। अरे बोलो, ये अंदर नहीं है, इसे बोलते हैं घूर्णन अक्ष के अनुदिश, इसके अनुदिश है ये दिशा हो गई FBC, और ये घूर्णन अक्ष, घूर्णन अक्ष का मतलब ये जो फ्रेम है थोड़ी देर में घूमेगा, ठीक है ना, घूमेगा, तो ये इसके परिधि घूमेगा, तो घूर्णन अक्ष के अनुदिश बोल दो, ऐसे ऊपर की ओर है। तो ये क्या लिखोगे, घूर्णन अक्ष के अनुदिश। इतनी बात समझ में आई क्या। अब दूसरा तार, तार कितने हैं हमारे पास इस फ्रेम के अंदर, 4 तार हैं, तो चौथे की बात, तीसरे की बात कर लेते हैं, FCD इक्वल टू ILB sin 90 हो जाएगा, और दिशा देखते हैं B, I नीचे की ओर और बाहर की ओर, तो क्या लिखोगे, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, ठीक है, बाहर की ओर। डन हो गई। और अब तीसरा तार हमारा बच गया कौन सा, FDA। तो फॉर्मूला IIB, बहने वाली धारा I, L होती है लंबाई, लंबाई इसकी B हो गई, चुंबकीय क्षेत्र B हो गया, और साइन थीटा ये रहेगा, क्योंकि हमें कोण नहीं पता है। तो देखो B सॉरी करा, I ऐसे है, हाँ है ना, तो ऐसे, इसका मतलब घूर्णन अक्ष के अनुदिश, लेकिन नीचे की ओर। ये क्या थी, घूर्णन अक्ष के अनुदिश ऊपर की ओर, घूर्णन अक्ष के अनुदिश ऊपर की ओर, और ये कैसी है, घूर्णन अक्ष के अनुदिश नीचे की ओर, नीचे की ओर। इतनी बात समझ में आई क्या। अब जरा अब ब्रीफ में देखो एक बार इसको, टोटल 4 बल लग रहे हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। डन। ये वाला परिमाण में समान, ये भी ILB, ये भी ILB, लेकिन कागज के तल के लंबवत है अंदर की ओर, और ये है कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। तो क्या हुआ, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, ठीक है।
तो इस पर जितना बल लग रहा था उतना ही बल इस पर लग रहा है, लेकिन दोनों की दिशा विपरीत है, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अब इस बल की बात कर लेते हैं। देखो दोनों का परिमाण समान है, लेकिन ये है घूर्णन अक्ष के अनुदिश ऊपर की ओर यानी कि ऐसे, और ये है नीचे घूर्णन अक्ष के अनुदिश नीचे की ओर। परिमाण दोनों का समान है, तो इस वाले बल, इस तार पर लगने वाले बल को इस तार पर लगने वाले बल ने निरस्त कर दिया, और इस तार पर लगने वाले बल को इस तार पर लगने वाले बल ने निरस्त कर दिया। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखे आयताकार धारावाही लूप पर लगने वाला बल हो गया 0। समझ में आ गई क्या? बल तो हो गया 0। इतनी बात समझ में आ गई क्या? एक ये था ना हमारा टॉपिक बल, तो बल तो हो गया 0। और बात करेंगे फिर हम आगे इसके बल। तो इतना तो समझ में आया। अब मैं इसे लिख देता हूं, तो कैसे तुम लिखोगे वो बात कर लेते हैं। इतना खेल समझ में आ गया ना? अब इसे लिखेंगे कैसे वो देखते हैं, ठीक है? तो लिखोगे क्या? हेडिंग तुम्हें पता ही है ना? तो क्या लिख दिया? माना L लंबाई तथा B चौड़ाई का एक आयताकार धारावाही लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखा हुआ है, रख दिया B में। और लूप का जो तल है, तल से मतलब समझ रहे हो ना? तल जो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोण बनाएगा। तल से मतलब होता है, जैसे ये कॉपी हो गई हमारी बुक है ना, ये जो हिस्सा है इसी को तो तल बोलते हो। तो चुंबकीय क्षेत्र अगर ऐसे है तो तल जो ऐसे तिरछा कोण बना रहा है वही थीटा है। तो लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। अब हमें क्या करना है? लूप की सभी भुजा, सभी भुजाओं से मतलब मेरा लूप की कितनी भुजाएं हैं? 4, AB, BC, CD और DA। तो लूप की सभी भुजाओं पर लगने वाले बल हो गए। तो FAD क्या है? FAB है भुजा AB पर लगने वाला बल, वो हमने लिख लिया। फिर क्या है? BC पर लगने वाला बल, DC पर और DA पर। तो ये हो गए चारों बल। बात समझ आ गई? चारों भुजाओं पर लगने वाले बल। ओके, तो अब क्या लिखना चाहिए हमें कि लूप की चारों भुजाओं पर लगने वाले बलों का योग 0 है। अतः एक समान चुंबकीय क्षेत्र में देख लिया ना, ये बराबर, सॉरी ये और ये बराबर, ये और ये परिमाण में बराबर, दिशा विपरीत। तो हम क्या लिखेंगे? अतः क्या लिखोगे? लिखो, अतः आयताकार लूप की सभी भुजाओं पर लगने वाला नेट बल 0। ठीक है? नेट बल अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र के भीतर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के या चुंबकीय क्षेत्र में रखे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे आयताकार धारावाही लूप पर नेट बल 0 होता है। अब देखो ध्यान से देखेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहना है, बल तो जरूर 0 है लेकिन बलाघूर्ण 0 नहीं है। उसका कारण क्या है? ये बल परिमाण में समान, दिशा में विपरीत, लेकिन एक ही लाइन के अनुदिश लग रहे हैं, एक इधर एक इधर।
तो जब दो बल समान परिमाण के एक ही लाइन के अनुदिश लगते हैं तो उनके कारण बल और बलाघूर्ण दोनों जीरो होते हैं। लेकिन ये बल बिल्कुल परिमाण में समान है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन एक लग रहा है इस भुजा पर, एक लग रहा है इस भुजा पर, ठीक है। तो ये जैसे एक तो लग रहा है इस पर अंदर की ओर, एक लग रहा है इस पर बाहर की ओर, तो क्या ये दोनों बल एक रेखा से होकर जा रहे हैं? जी नहीं। तो यानी कि बल परिमाण में तो समान, तो ध्यान से सुनो, इन दोनों बलों के कारण बल और बलाघूर्ण दोनों जीरो, और इसके कारण बल तो जीरो है लेकिन एक बलाघूर्ण लगेगा, जो हमारा टॉपिक भी था, बल और बल आघूर्ण। तो बलाघूर्ण की बात करते हैं हम नेक्स्ट डे। आज बल की बात हो गई, नेक्स्ट डे बल आघूर्ण की बात।